जनरल कमर बाजवा अमेरिका में बैठा था, इसको हाईएस्ट ऑर्डर दिए जा रहे थे और सब कुछ किया जा रहा था, इसकी आवभगत हो रही थी। तो मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में एक ग्रोइंग फीलिंग है कि अमेरिका के हाथों बाजवा ने ये डील की है कि हम न्यूक्लियर वेपन खत्म कर लेंगे, इसके बदले में तुम हमें बेल आउट करोगे और हमारी इकोनॉमी को बचा लोगे, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली अब डिफॉल्ट होने जा रहा है। और ये एक रिपोर्ट आई है मेरे पास, उस पर मैं अलग से आपको इकोनॉमिक सिचुएशन पे बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं इतना लंबा चौड़ा क्या आपको बताऊं। तो पाकिस्तान इकोनॉमिक डिफॉल्ट से बच नहीं सकता, तो इसके लिए एक परसेप्शन है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा इस पर बातचीत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बाजवा न्यूक्लियर वेपन्स का सौदा करके आया है, जिसके बदले में पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेल आउट मिलेगी और FATF से भी पाकिस्तान को निकाला जाएगा और पाकिस्तान को वापस अपने पांव पे खड़ा करने में मदद की जाएगी। अभी यूनाइटेड नेशंस के जो CTBT है, जो न्यूक्लियर वेपन्स की कमेटी जो है, वो आई थी पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उसने एटमिक उसके सारे उसका मुआयना किया, नीचे रखा। और एक और चीज की हम बात करें, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर डेटरेंस है, पर इंडिया तो बहुत क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज। पाकिस्तान की तो नो फर्स्ट यूज की कोई पॉलिसी नहीं। आपके वो शेख रशीद साहब कहते थे हमारे पास 100-200 ग्राम के आलू के साइज के, खरबूजे के साइज के, तरबूजे के साइज के एटम बम रखे हैं, हम तो यहाँ गिरा देंगे, वहां गिरा देंगे। और अगर मैं आपके एटम बम की हिस्ट्री देखूं तो आपने तो एनरिच्ड यूरेनियम लिया था, वहां से पुर्जों में एटम जोड़ा, चाइना से आपने मिसाइल खरीदी, उसका रंग बदल के अपने नाम डाल दिया। दुनिया की पीस को कोई खतरा है वो तो चाइना, ठीक है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स को लेके खतरा है वो है पाकिस्तान। चाइना का भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि यार वो इररेस्पॉन्सिबल नहीं, न्यूक्लियर वेपनों का हिसाब किताब वहां है। और यही चीज आरजू जी आपको याद होगा, मैं आपके शो पे कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता, मुझे पाकिस्तान की आर्मी से किसी से थ्रेट नहीं लगता, मुझे उस दिन से डर लगता है जिस दिन ये वेपन, ये अलकायदा या पता इन जैसे किसी के हाथ लग जाए, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, तब क्या होगा। क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नहीं, देखें सर, पहली बात तो ये कि बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान और उसके पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, बल्कि आप लोग किसी किस्म का कोई टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी जरूरत हो या ना हो यहाँ भी टेस्ट शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को अब इतने लंबे अरसे तक तो नहीं बेवकूफ बना सकते ना कि हमारे पास नहीं है और हो ना, तो बिल्कुल डेफिनेटली है। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज पे जब है पाकिस्तान में, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, हमें पैसे पकड़ने होते हैं, 100 काम होते हैं। सबसे बड़ी बात सुपर पावर है अमेरिका। तो आपके ख्याल से जब इतनी हमारी लीडरशिप गई थी वहां मिलने के लिए, चाहे वो ठीक है जी, एक डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, 3 महीने बाद वो डॉक्यूमेंट की डस्टबिन में खो गया, जल गया, वो चला गया था वो जिसमें ऐसा थोड़ी है सुमी जी कि ये कोई इस किस्म का न्यूक्लियर एसिड्स या न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसा थोड़ी होता है कि बना के रखा हुआ है, कोई उठा के भाग गया। मगर साथ साथ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मदद इस तरह से भी कर रहा है कि आपने देखा ही होगा कि जैसे F-16 की मेंटेनेंस के लिए पैसे दिए गए, चाहे उसका जो मर्जी रीजन हो, लेकिन एक तरफ वो फंड भी कर रहा है और दूसरी तरफ इस किस्म के सख्त किस्म के स्टेटमेंट दे रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके इलेक्शंस आने वाले हैं और जो बाइडेन जो है बड़ा कमजोर किस्म का। ये लोग जो गए थे तो हो सकता है अमेरिका ने इनसे किसी किस्म की कोई डिमांड की हो, चाहे वो TTP को लेकर हो या अफगानिस्तान को लेकर हो, किसी किस्म का हो। जैसे हमारे यहाँ इमरान खान साहब जब थे तो वो कहते थे ना एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, जबकि उन्होंने पता नहीं किसको बोला था। तो वो इस किस्म की कोई बात की हो जो कि पाकिस्तान को ये प्रेशराइज करना चाह रहे हो, चाहे वो TTP को लेके, ऑफकोर्स अफगानिस्तान से, उससे ज्यादा तो हमारे से कभी उन्हें काम पड़ा ही नहीं। अफगानिस्तान से आगे तो वो कभी गए नहीं। तो अफगानिस्तान से वो चले तो गए अपनी फौजें लेकर, लेकिन कुछ ना कुछ अभी पीछे रह गया होगा, उनके कुछ ना कोई काम रह गया होगा। हो सकता है उसके लिए इस किस्म का स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि आपकी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी तो नहीं है ना, आप डिक्लेयर कर लीजिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, आधा स्टेटमेंट हल्का हो जाएगा। आप डिक्लेयर नहीं करेंगे क्यों? जो न्यूक्लियर आपने बोगी बनाई है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब की आप प्रचार प्रसार करते हैं, जो इसे न्यूक्लियर बोगी कहते हैं, आप NFU डिक्लेयर करेंगे तो उसकी तो हवा कल ही निकल गई। अगर उसकी हवा निकल गई तो आप आधे कम से कम 50% रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन तो बनोगे। भाई जब तक हम पे कोई यूज नहीं करेगा, हम यूज नहीं करेंगे। आप स्टेटमेंट नहीं दोगे, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ दे देगा कि स्टेटमेंट नहीं देंगे। अब जो अमेरिका का वो है वो तो आएगा ना, शक्को शुबो तो आएगा। अब आपने कहा जी अफगानिस्तान है, उसको लेके देखिए आरजू जी वर्ल्ड बैंक में है,
फोरम में आएगा, इसका इम्प्लीकेशन दुनिया की हर जगह में आएगा। ये स्टेटमेंट को आइसोलेशन में मत दीजिए। ये कहते हैं ना, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को। लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड इज ट्राइलिंग यू आर द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। जानते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहती है। अब नया प्रेसिडेंट आएगा, वो उसको वापस नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि भाई नहीं वो जो बाइडेन साहब ने ना जी बस वो ये देसी ठर्रा पी गया है तो मतलब देखिए, आप सॉवरेन कंट्री को बोलना चाहिए। और दूसरी चीज आप कल डिक्लेयर कर ले। मैं एक टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा सीरियसली, अगर आपको डैमेज कंट्रोल करना और आपके इरादे ठीक है, आपके इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान टेक्स द फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई भी कुछ हो हमारी गलती होगी एंड वी कमिट NFU नो फर्स्ट यूज। ये चीज बोल दीजिए, 50% मसला हल्का हो जाएगा। फिर छापी थी और उस पे जो खबर थी वो ये थी कि द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज नॉट इराक, इट इज पाकिस्तान। ये 15 साल एग्जैक्टली 15 साल पहले की बात है। आप अपने नाजरीन को न्यूज़ वीक का वो कवर जो है वो दिखा सकती है कि उसमें एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि दुनिया का जो खतरनाक तरीन मुल्क है वो इराक नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान है। आपके नाजरीन को याद होगा कि 2007 खासकर वाशिंगटन डीसी के लिए अब कश्मीर जो है वो एक सेटल्ड इशू हो गया है, जो कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है उसके बाद जो है वो एक सेटल्ड इशू है। पाकिस्तान में शायद अभी वो इसको उठा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मतलब पूरी दुनिया के लिए वो एक सेटल्ड इशू है कि कश्मीर जो है इट इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो जो है सेटल्ड इशू है। इसके बाद अगर कोई कुछ करेगा तो वो जो है वो इंटरनल जो इंडिया के इंटरनल मामलात में वो दखलंदाजी होगी और दुनिया जो है वो उसको एक अच्छी नजर से नहीं देखेगी। तो वो इशू जो है वो सेटल हो चुका है। अब इसके बाद अगर आप कुछ उस पर बोलेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो आप ठीक है, वो आप जैसे मैंने अर्लियर कहा कि वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो बहुत अच्छा है, जलसों के लिए वो काउंटर इफेक्ट होगा। जितना आप उसको उठाएंगे उतना ही जो है वो लोग आपसे पीछे हटेंगे और वो आपके जो ओपिनियन है उसको वो आप मतलब कोई भी वैल्यू उसको नहीं देगा। प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं।